बच्चों, इस लेक्चर में भी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस देखेंगे। और जैसा कि हम पहले से भी कुछ बातें आपसे कर चुके हैं कि अभी शुरुआत में बच्चों ये क्लास 10th से बहुत अधिक कनेक्टेड चैप्टर है। बहुत सारे छोटे छोटे फार्मूले, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लेकर के हीट तक, रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन से लेकर के और छोटी छोटी बातें जो है वो 10th से कनेक्टेड थी। अब यहाँ पर जो क्लास 12th में एक नई बात आपको मिलेगी, तो ईएमएफ है ना, एक क्वेश्चन हमने लिखा है। इस क्वेश्चन के जरिए हम कुछ बातें आपको समझाएंगे। देखो, ये क्वेश्चन हम लोग पहले करेंगे। ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ E if the length of the conductor is tripled by stretching it keeping E constant. Explain how the drift velocity would be affected. है ना। तो ये क्वेश्चन जो है ये एक ही मार्क का है, 2015 सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। तो अब मुझे यहाँ 12th की जो बात आती है, तो एक नया वर्ड है ईएमएफ, है ना। यहाँ पर एक नया वर्ड आपके सामने आ रहा है ईएमएफ। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो आप जल्दी से देख लें, है ना। तो सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो देखो सिंपल सी बात है कि हमसे ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बीडी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। अगर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हमें बताना है कि, है ना, एक्सप्लेन हाउ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी वुड बी अफेक्टेड, और कब, जब स्ट्रेचिंग ट्रिपल्ड यानी स्ट्रेचिंग, कोई एक वायर है ना, कोई एक वायर है, उसको 3 गुना खींच के अगर हम बड़ा कर दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये चीज हमसे वो कह रहा है बताने के लिए। तो अभी शुरू में आपको एक पॉइंट ये जानना होगा कि यहाँ पर V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, हालांकि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन इस सवाल को हम जो मान के लगाएंगे बहुत डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जो है वो बता दिया जाएगा। तो V इज इक्वल टू E होता है और यही EMF है। इसी E को ही हम क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम सेल में इसको डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे, हम सेल में इसको डिटेल में डिस्कस आपसे करेंगे। देखिए, अगर हम मोटे तौर पर देखें तो चैप्टर जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट उसका है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है और करंट के विषय में जानकारी है जो हमने आपसे साझा किया, और हीट और एनर्जी के विषय में जानकारी है। तो कुल मिलाकर के जो पार्ट 1 है वो करंट की जानकारी है। दूसरे पार्ट में सेल के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और तीसरे पार्ट में हम किरचॉफ लॉ को पढ़ेंगे, जहां हम व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना जानिए कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, ये जो है ये इतनी बातें आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, ये अंडरस्टूड बातें हैं। ये बातें क्या हैं, अंडरस्टूड हैं, इसमें कोई बड़ा विज्ञान नहीं है, ये नॉर्मल सी बातें हैं। ये सॉल्यूशन में नहीं लिखना है, अपनी जान जब आप एग्जाम दे रहे होंगे। क्योंकि अभी सेल हमने आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी हम आगे की चीज़ों को, अभी जो पढ़ा है आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उससे हम कनेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए यहाँ हमने इस सवाल को ले लिया।
मीन्स हम आगे वाला जो रास्ता है वो हम कनेक्ट करने का अब प्रयास कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस ई के इक्वल है, ई मीन्स है ईएमएफ, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अभी केवल इतना जानेंगे और हम सवाल को करेंगे। तो देखो हम लोग पढ़ चुके हैं VD मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू I/NEA, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग पहले से एक्सप्लेन कर चुके हैं और हम लोग ये बात समझते हैं। तो देखो हमें ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है कि V इज इक्वल टू IR, यही क्या है ओम्स लॉ है, यही क्या है ओम्स लॉ है। यहां से जब I निकालोगे तो I इज इक्वल टू B/R हो जाएगा और ये इक्वल टू हम लिख सकते हैं E/R। I की जगह हम E/R सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहां से ले जा करके इस चीज को हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सिंपल सी बात है कि BD जो है वो क्या हो जाएगा E/R है ना, डिवाइडेड बाई NEA, है ना, सिंपल सी बात। अभी देखो हम लोगों ने R को क्या समझा है, R इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा है पहले वाले लेक्चर में, ये चीजें हैं। तो R इज इक्वल टू रो इंटू L/A। यहाँ हमने कैपिटल लेटर ये लिया है तो यहाँ पर भी हम कैपिटल लेटर ही ले लेते हैं। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में कोई डिफरेंस नहीं है, कैपिटल लेटर L/A है ना। तो यहाँ से देखो BD को हम क्या लिख सकते हैं, अब देखो है क्वेश्चन बहुत सरल और 1 मार्क में पूछता है तो हमें डायरेक्ट जल्दी से कर देना है और जल्दी से कर देना। बीच के स्टेप को आप गायब भी कर सकते हैं, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि अगर ये कभी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सारी चीजें लिख देना है ना, ये भी लिख देना है। अगर ये 2 नंबर का, कभी हो सकता है कि ये 1 मार्क की जगह पर 2 मार्क का पूछा जाए और अगर 2 मार्क का पूछा जाए तो ये सब कुछ लिख देना है, ठीक है। तो यहां से देखो R को हम क्या करेंगे, यहां से R की वैल्यू को, यहाँ देखो BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, BD इज इक्वल टू E/, है ना, RNEA। R की वैल्यू पुट करो तो BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E/, यहां से R की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं रो। देखो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है, तो ये क्या हो जाएगा रो इंटू L/A मल्टीप्लाइड, है ना, NEA। तो देखो A से तो A यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब कि BD के लिए देखो एक नया फार्मूला भी बन रहा है E/रो LNE, है ना। A तो खत्म हो गया, A तो खत्म हो गया। BD के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक नया फार्मूला भी बन गया। अब जरा देखो विचार करो, अब यहीं से हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है कि देखो अगर हम L को बढ़ाएंगे तो BD घटेगा। यहां से हमको क्या मिल रहा है, यहां से हमको मिल रहा है BD प्रोपोर्शनल टू 1/L, है ना, BD प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो अब अगर हम BD L को बढ़ाएंगे, ये कह रहा है कि पहले जो कुछ ये है ठीक है, लेकिन बाद में उसको आप क्या करो 3 टाइम्स बढ़ा दो, बाद में उसको बढ़ा दो आप। देखो L को अगर हम बढ़ाएंगे तो BD की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। यानी इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, यहाँ हम इस पॉइंट को मेंशन भी कर दे रहे हैं। ये सारे पॉइंट मेंशन करने आवश्यक नहीं है, आप कुछ चीजें इसमें से, जैसे अभी जो लैंग्वेज हम लिखेंगे तो वो जो है आप नहीं मेंशन कर सकते हैं, ये चीजें हटा सकते हैं। देखो सवाल तो खत्म हो गया है,
अभी हम फटाका बोल देंगे कि अगर हम लेंथ को 3 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो BD भी 3 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, है ना। लेंथ को अगर हम 3 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो ये BD भी 3 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये चीज निकल करके आ रही है, अगर हम लेंथ को 3 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे तो BD की वैल्यू क्या होगी, वो भी 3 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। चलो यही लिख दे रहे हैं इस चीज को, मुझे लग रहा है समझ में आएगा। इफ वी इंक्रीज, है ना, इफ वी इंक्रीज, इफ वी इंक्रीज, इफ वी इंक्रीज लेंथ ऑफ L 3 टाइम्स, देखो ट्रिपल्ड है ना, ट्रिपल्ड का की मीनिंग क्या हुई, लेंथ ऑफ L 3 टाइम्स, है ना, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स अगर इंक्रीज कर देते हैं तो BD की वैल्यू 3 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी। वैल्यू ऑफ BD, वैल्यू ऑफ BD will decrease, will decrease, will decrease 1/3 of BD, 1/3 of BD, है ना, वैसे भी, है ना। और जैसे हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, वैसे बच्चे समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, हम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए अगर कुछ आपको समझाना चाहें तो देखो उसको हम सॉल्व भी करके कर सकते हैं, है ना, उसको हम सॉल्व भी करके कर सकते हैं। पहले जो है देखो हमें ये पता है, पहले ये था BD1, है ना, तो ये था 1/L1, है ना। बाद में हम मान लेते हैं कि BD2 हो गया, बाद में क्या हो गया, BD2 हो गया, तो फिर जब 3 टाइम्स ऑन इंक्रीजिंग लेंथ L 3 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन है, तो दिस प्रोपोर्शनल 1/L2 हो जाएगा। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ये L1 जो है ना, 3 टाइम्स अगर हमने उसको इंक्रीज कर दिया, यानी ये हमने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो मीन्स L2 जो है वो क्या हुआ, L2 इज इक्वल टू 3L1, है ना। L2 जो है वो 3L1 के बराबर है। इसका मतलब हम एक जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चलो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, इस L2 की जगह लिख दो, तो देखो BD2 प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1/3L1, है ना। अब देखो इसको बोल दो आप इक्वेशन 1, इसको बोल दो आप इक्वेशन 2, ये सिर्फ और सिर्फ हम स्वयं के सेटिस्फैक्शन के लिए कि कोई भी वीक स्टूडेंट सारी बातों को समझ जाए, हम ये सब भी आपको करवा रहे हैं। तो जैसे है ना 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1, देखो तो ये हो गया BD2 डिवाइडेड बाई BD1, तो ये क्या हो जाएगा 1/3L1, ऐसे ही लिख देते हैं 1/3L1, है ना। L2 देखो L2 की जगह 3L1 लिख दिया और 1/L1, है ना, 1/L1, इसको यहाँ लेके जाओगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, हमें मिल जाएगा L1 अपान, है ना, L1/3L1, तो यहाँ से L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब कि जो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD2 हमको मिल रही है ना, देख लो नई जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी
BD2 अपान, चलो एक स्टेप और ले देते हैं, BD1 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, 1/3 मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो BD2 यहां से क्या मिल जाएगा, जो नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी BD2 हमको मिल रही है वो BD1/3। देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये आंसर हो गया आपका, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। डायरेक्ट अगर जैसे चूंकि हमें चीजें डायरेक्ट लिख देना है, लेकिन अगर 2 मार्क में पूछा जाए तो इस प्रकार से देखो, यहां भी हमने लिखा है ना, 1/3 हो जाएगी, इस प्रकार से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये हमने जो है यहाँ प्रयास किया बच्चों आपको समझाने का ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और यहाँ एक नई बात आपने सीखा, ये 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि यहाँ V और E को हमने इक्वल कंसीडर किया है। सेल को जब हम पढ़ेंगे तो E को हम ज़्यादा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, राइट। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि EMF और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने एक बराबर कंसीडर किया है, वही कंसीडर करके ये क्वेश्चन किया भी जा सकता है, राइट। दोनों में डिफरेंस होता है, बहुत माइन्यूट सा, डिस्कस करेंगे हम उस पर डिटेल में। बच्चों अब हम लोग जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस समझेंगे। तो ये वाला भी पॉइंट 10th में था, लेकिन यहाँ पर हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके डिफरेंस को समझेंगे। और 12th में ये ज़्यादा है कि टेम्परेचर कंडक्ट रेजिस्टेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसका ग्राफ भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें ये समझना है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये 12th में भी है, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 10th में आपने ये मोटी मोटी बातें कुछ पढ़ा होगा, पहले कितनी बातें हमको याद रहनी चाहिए, तो पहले वो हम देखते हैं। तो हमारा अभी टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। तो अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो चलो यहाँ दोनों एक साथ ही डिस्कस कर देते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो अब एक तो है सीरीज में, हमें क्या क्या याद रखना है इसमें, तो ये कुछ पॉइंट हैं 2-3। तो पहला जो है क्या है, इन सीरीज, पहला क्या है इन सीरीज, और दूसरा क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसमें कुछ पॉइंट हमको याद भी रखने हैं, तो हम जो है इसको इसी प्रकार से, तो पहले पॉइंट में तो हमको जो है फिगर ऐसे कुछ याद रखना है। कैसे, जैसे कोई भी रेजिस्टेंस है ना, अगर बहुत सारे रजिस्टर एक साथ सीरीज में है ना जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए फिगर देखें आप, इस प्रकार से होता है। मान लो 3 रजिस्टर इस प्रकार से जुड़े हैं, तो ध्यान दो सभी जगह तो करंट जो है, देखो मान लिया हमने R1, R2, R3, है ना, सभी जगह यहाँ क्या दिमाग में हमें रखना है कि करंट हर जगह क्या है, इक्वल है। I, यहाँ भी करंट क्या है, I है, यहाँ भी करंट क्या है, I है, और यहाँ भी करंट क्या है, I है। लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, यानी यहाँ बिटवीन, है ना, इसके बीच में यहाँ पर क्या होगा, V1 होगा, यहाँ पर V1 होगा, यहाँ पर V2 होगा। एट द एंड पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस
B3 होगा। ठीक है बच्चों, इस पैरेलल की कंडीशन क्या बनती है कि जब हम पैरेलल में रजिस्टर को जोड़ते हैं तो यहां पर I डिफरेंट होगा, है ना। इस प्रकार से अगर हम जोड़ते हैं तो यहां पर बच्चों यहां पर हमें I डिफरेंट मिलेगा और B जो है वो सेम होगा। तो यहां पर I, यहां पर भी है I, यहां पर भी क्या है I है। और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम यहां से देखेंगे तो वो B ही होगा, B होगा। यहां पर R1 R2 R1 R2 R3, यहां पर I डिफरेंट होगा, है ना। यहां से क्या होगा, यहां से होगा हमारे पास I1 I2, ये I2, ये I3, है ना, ये चीज होगा। और यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो सीरीज की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो यहां पर जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा, है ना, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो ये इसको हम R कंसीडर कर लें तो दिस विल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहां पर अगर हम ध्यान दें, ये फर्स्ट पॉइंट अगर यहां पर ध्यान दें तो ये रिजल्टेंट 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये भी क्वेश्चन करेंगे। तो पैरेलल एंड सीरीज, है ना। तो यहां पर आपने क्या देखा कि यहां पर जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा इसमें से किसी से भी बड़ा है ये, है ना। और इसका अपोजिट यहां है, ये जो R यानी रिजल्टेंट जो आएगा इसमें से कोई भी रेजिस्टेंस जो होगा इससे भी ये छोटा है ना। तो ये पॉइंट आपके काम का है कि यहाँ जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है ना, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन smaller one, it is greater than larger, है ना, is greater than largest resistance, है ना, biggest resistance is greater than biggest resistance। यहां पर जो भी रेजिस्टेंस को हम आपस में जोड़ रहे हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो ग्रेटर होगा। इसके अपोजिट वहां ट्रू है, क्या ट्रू है, यहां पर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को हमने किससे डिनोट किया है, R से। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। देखो ये मोटी बात हम आपको समझा रहे हैं
देखो यहाँ तो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो जो आएगा वो इससे भी ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा निश्चित रूप से। लेकिन यहाँ पर ये जो आएगा वो इससे भी कम होगा, इससे भी कम होगा और इससे भी कम होगा, है ना। ये बहुत मोटी मोटी बातें हमने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो आएगा वो इससे भी कम होगा, इससे भी कम होगा, इससे भी कम होगा। लेकिन यहाँ पर जो आएगा, यही बात यहाँ लिखा है हमने, यहाँ पर जो आएगा ये रिजल्टेंट वो इन तीनों से ज्यादा होगा। ये तो समझना बहुत ही आसान है, वो भी समझना उतना ही आसान है, उसे भी समझना उतना ही आसान है। यहाँ पर एक बात और आपको दिमाग में रखना है बच्चों, यहाँ पर B1, B2, B3, B1 is to B2 is to B3 इक्वल टू, है ना, R1 is to R2 is to R3। और यहाँ पर क्या याद रखना है, यहाँ पर याद रखना है I1 is to I2 is to I3 इक्वल टू 1 upon R1 is to 1 upon R2 is to 1 upon R3। मेरे ख्याल से छोटी छोटी बातें हैं और जिसे आपस में आसानी से कोरिलेट किया जा सकता है ना। ग्राफ और डिटेल एक्सप्लेनेशन हम इसका समझेंगे एक साथ, पहले चीज़ों को उसके डिटेल को समझेंगे। अभी ये मोटी मोटी बातें हैं जो हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो अब हम लोग फटाफट 2 क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, है ना। तो देखिए कैसे सीबीएसई बोर्ड में कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहले हम उसी 2 क्वेश्चन को करेंगे, राइट। बच्चों ये 2 क्वेश्चन हमने टाइम बचाने के लिए लिख दिया फटाफट, तो जल्दी से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन है, इफ 4 ohm नॉन इंसुलेटेड वायर, चलो क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं हम। इफ 4 ohm नॉन इंसुलेटेड वायर इज बेंट इन द मिडिल बाय 180 डिग्री एंड बोथ द halves मीन्स आधा भाग are twisted with each other, find its new resistance, है ना। कुल मिलाकर के देखो सॉल्यूशन, 1 नंबर का क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो सॉल्यूशन आप फटाफट देख सकते हैं। देखो मामला ऐसा है कि एक कोई नॉन इंसुलेटेड वायर है, देखो ये एक वायर है ना, अभी ये एक वायर है मान लो, इसका रेजिस्टेंस दिया गया है 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम दिया गया है। अब इसको हम ट्विस्ट कर दें, है ना, इसको हम यहाँ इसके मिडिल से, इस वायर के मिडिल से, देखो ये वायर था हमारे पास, अब हम इसको 180 डिग्री घुमा दें, है ना। तो 180 डिग्री जब हम घुमा देंगे तो देखो यानी इसको मिटा करके हम यहाँ पर फिर से ऐसे बना दें, ये हो गया, है ना। तो अब इसका मतलब कि यहाँ जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, अब यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया ये 2a हो गया, है ना। और लेंथ आधी हो गई, पहले यहाँ पर लेंथ l थी, अब ये लेंथ कितनी बची, l/2। तो फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करिए डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका सलूशन आप देख सकते हैं। मींस पहले ये 4 ओम है, हमें क्या पता है, हमें देखो फार्मूला क्या पता है कि R प्रोपोर्शनल l/a। अभी ये 4 ओम है, इसका ये पूछ रहा है हमसे फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, इसका हम R मान लेते हैं, तो ये R हमसे पूछ रहा है, ये हमारे पास फार्मूला है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
तो देखो इसका मतलब कि पहले वाली कंडीशन के लिए ये है 4 ओम प्रोपोर्शनल L/A, ये पहली सिचुएशन। इस वाले के लिए हमने इक्वेशन ये लिखा, इसके लिए इक्वेशन लिखिए। इसके लिए क्या इक्वेशन होगा? इसके लिए रेजिस्टेंस हमसे पूछ रहा है, हम R मान लेते हैं, तो R विल इक्वल टू, ये कितना हो गया L/2, 2A हो गया, प्रोपोर्शनल है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, L/4A, है ना। देखो एक इक्वेशन ये हो गया और यहां आ गया R प्रोपोर्शनल L/4A, डिवाइड कर दो, है ना, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इसका मतलब इक्वेशन 1/2 कर दो, तो 4 ओम बाई R, यही R हमको फाइंड आउट करना है। देखो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो दिस विल इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, L/4A। देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, L मल्टीप्लाइड 4A अपॉन, है ना, A मल्टीप्लाइड L, तो L से L कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा। तो देखो हमें क्या मिला यहाँ से कि 4/R, यूनिट बाद में लिख लेंगे, इक्वल टू कितना आया, 4 आया। तो 4 यानी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 इज इक्वल टू 4R, R इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1 ओम। देखो इसका रेजिस्टेंस फाइनली कितना आ जाएगा, इसका 4 है, दिस विल इक्वल टू 1 ओम, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क के पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन देख लो बेटा का, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रा ए ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस R of the metallic wire as a function of its diameter D, keeping the other factors constant। सारे फैक्टर को कांस्टेंट करके हमें ग्राफ बनाना है। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन सिंपल। देखो हमारे पास फार्मूला क्या है, R प्रोपोर्शनल L/A, L/A। तो देखो A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर है, A क्या है, CSA ऑफ वायर है। तो देखो वो कह रहा है कि सारे फैक्टर को हमें कांस्टेंट रखना है, हमें अदर फैक्टर को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो इसका मतलब कि L भी क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो यानी इससे हम क्या लिख सकते हैं, R प्रोपोर्शनल 1/A, R प्रोपोर्शनल 1/A। देखो क्रॉस, अगर जैसे कोई वायर होगा, मान लो ये वायर है, मान लो ये वायर है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A होगा, इसका डायमीटर हमको गिवन है ना। चाहे तो हम इसकी रेडियाई निकालें या डायमीटर से ही डायरेक्ट आगे बढ़ लें, है ना। तो यहां से क्या मामला हो जाएगा, यहां से अगर हमें डायमीटर D गिवन है, तो इससे ये चीज D क्या है, हमको गिवन है, तो इससे इसका एरिया हमें निकल जाएगा, है ना। तो एरिया क्या होता है, πr²। यहाँ चलो स्मॉल लेटर यूज करते हैं क्योंकि R बार बार πr²। तो देखो ये R हमें क्या पता है कि R इज इक्वल टू D/2, है ना, ये बात मोटी बात पता है। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा πD/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू D²/4। तो देखो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल, है ना, 1/πD²/4। तो देखो इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम ये लिख सकते हैं, है ना। यहाँ देख लो ग्राफ हम यहाँ पटाखा बना देंगे। तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, R प्रोपोर्शनल 1/D²। देखो π/4 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको वहां हम छोड़ सकते हैं।
तो r प्रोपोर्शनल 1/d²। तो इसका जो ग्राफ आएगा बच्चों वो हमें अब याद रखना है कुछ इस प्रकार से, यानी y = 1/x²। तो ये r है, ये r है, और यहाँ क्या बढ़ रहा है d² है ना, दैट इज d², d r एंड d। तो d के r एंड d के बीच में अगर हम चूंकि d ही कंसीडर करते हैं तो इसके बीच में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार से ग्राफ आता है। ये r एंड d के बीच में क्या है, ग्राफ है। और हमसे यही पूछ रहा था कि फंक्शन इट्स डायमीटर d कीपिंग द अदर फैक्टर कांस्टेंट, है ना। ड्रा ए ग्राफ, हमसे क्या चाह रहा था कि ग्राफ बना दो। ये ग्राफ हमने बना दिया, है ना। यहाँ पर आंसर क्या है 1, ये आंसर है। यहाँ का आंसर क्या है, ये ग्राफ है। फिगर यहाँ लिख देंगे, फिगर ग्राफ बिटवीन R एंड D, फुल स्टॉप। ये आंसर है आपका, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड में। हम जेई और नीट के भी क्वेश्चन करेंगे, राइट। रेजिस्टेंस के लिए जो फिगर है बच्चों, तो वो तो करने से ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलो कुछ रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं। जो बहुत सारे फिगर ऐसे बन करके हमारे सामने आ जाते हैं, तो उनको हमको कैसे सॉल्व करना है, एक दो प्रैक्टिस हम आपके साथ करते हैं, है ना। तो चलो हम लोग जो है अब क्या देखेंगे कि अगर बहुत सारे रजिस्टर अगर एक साथ जोड़ करके हमारे सामने कोई फिगर आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये चीज देखो हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार से फिगर आ जाए तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, है ना। फिगर से भी रजिस्टर पर सवाल आता है और वो थोड़ा सा परेशान करने का प्रयास किया जाता है। तो वो चीज़ें बहुत सरल होती हैं, जल्दी से हम लोग फटाफट देखेंगे। जैसे इसमें पहला फिगर देखो, कुछ अगर ऐसा बना हो हमारे सामने, है ना। पहला फिगर हमारे सामने कैसे बना हो, ये है, हमने बना दिया स्क्वायर, है ना, और ये हमने बना दिया डायगोनल। अब चलो देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाया गया है ए, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाया गया है ऐसे, एक यहाँ पर लगाया गया है, लगा है एक रजिस्टर यहाँ लगा है, एक रजिस्टर यहाँ लगा है, और एक रजिस्टर मान लो यहाँ लगा है। और इस प्रकार से ए और बी बनाया गया है। दिस वन इज ए एंड बी, है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो नाम भी ले लेते हैं, नाम कुछ भी लिख देते हैं हम लोग। तो चलो यहाँ शुरू कर लेते हैं। ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, चलो ये 5 हो गया, R5 हो गया, ये R6 हो गया। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दरअसल बच्चों ये ऐसे बना हुआ है कुछ, देखो ध्यान से। यहाँ पर इस फिगर को थोड़ा सा आपको डिकोड करने आना चाहिए। कैसे करेंगे आओ देखिए। तो देखो ये R1 और R2 पैरेलल है, और R3 और R4 पैरेलल है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ से देखो इसी चीज को हम वहां बना भी देंगे। इस फिगर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो R1 जो है वो पैरेलल है किसके, R2 के। तो मान लो कि यहाँ से कुछ रिजल्टेंट आएगा, हमने एक बार क्या बना दिया, R' बना दिया। चलो R', इसको पैरेलल में जोड़ो, है ना, R1 R2 को, और फिर जो है R3 R4 को भी पैरेलल में जोड़ो,
R4 को भी मान लो यहां से जो आ जाएगा R डैश, है ना। अब ये R डैश और R डबल डैश सीरीज में है, R डैश ये किसमें है, सीरीज में है, R डैश एंड R डबल डैश ये किसमें है, सीरीज में। और फिर जो यहां से देखो कुछ रिजल्ट आएगा सीरीज में, देखो ये पैरेलल जोड़ोगे तो मान लो R डैश आ गया, ये पैरेलल जोड़ोगे तो मान लो R डबल डैश आ गया। अब ये अगर सीरीज में जोड़ोगे तो मान लो R ट्रिपल डैश आ गया, मान लो ये आ गया। अब ये तीनों पैरेलल में बचेंगे, फिगर वहां मैं बनाऊंगा तो ये R ट्रिपल डैश R5 R6, तो R ट्रिपल डैश पैरेलल है किसके, R5 के, और ये पैरेलल है R6 की। फिगर देखो, इसको ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा। फिगर इसका कैसे हम बनाएंगे, फिगर हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा, यहां से आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो फिगर बनेगा वो कुछ इसी प्रकार से बनेगा। यहां पर देख लो, जल्दी से हम बनाते हैं। तो ये जो है, ये जो फिगर बनेगा ये कुछ इसी प्रकार से बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ से बनेगा और यहाँ से जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम नंबरिंग कर देंगे सभी का, ठीक है बच्चों। तो हम इसको थोड़ा और अच्छा बना दें। देखो ये फिगर इस प्रकार से बनेगा, और ये देखने करने से ही ज़्यादा समझ में आता है, इसमें हमें कुछ सोचना नहीं है। ये फिगर भाई यही है, इसी फिगर से आपको समझ लेना है ना। ये तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए, और ये पॉइंट है हमारे पास बी। तो देख लो, ये तो भाई हमारे पास देखो रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ बन रहा है, रजिस्टर कहाँ कहाँ लगेगा। एक तो ये हो गया, एक ये वाला, ये दोनों अपनी जगह पर है। ये R1 R2 है, देखो एक ये है और एक ये है, और यहाँ पर एक ये है। देखो रजिस्टर जो है हम बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन भाई काम चल जा रहा है इतने में। अब हम इस प्रकार से रजिस्टर बना सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे भी बनाएंगे, अभी जब इसमें समझाना होगा, स्लाइडिंग को इसमें यूज करना होगा, तो हम ऐसे ही बनाएंगे। लेकिन अभी यहाँ ये काम चल जा रहा है, तो इसलिए ऐसे ही बना करके जल्दी से आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो जरा सा, तो ये तो भैया है, क्या है, R5 है, ये R6 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है। मुझे लग रहा है कि इस फिगर से इस फिगर में जाने में कोई विशिष्ट तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी इस फिगर को हम ऐसे देखते हैं, और फिर इस फिगर को जब हम देख लेते हैं तो इसी प्रकार से इसका रिजल्ट आता है ना। तो इस पर क्वेश्चन काफी अधिक पूछे जाते हैं। इस प्रकार से डिस्टर्ब फिगर बना करके, तो अगर हम उनको जोड़ने सीख चुके हैं तो हम आसानी से उसके फिगर को बना सकते हैं। यहाँ देखो एक दूसरा फिगर, हम एक और फिगर की चर्चा करते हैं। यहाँ नंबर 2, देखो यहाँ जो दूसरा फिगर है वो हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर जो है ये इस प्रकार से, देखो ये जो है रजिस्टर हम जल्दी से बनाते हैं, रजिस्टर हम जल्दी से बनाते हैं। मान लो फिगर ये हमारे पास है इस प्रकार से, तो यहाँ पर जो है एक रजिस्टर जो है यहाँ लगा हुआ है, और फिगर जो है, फिगर
को समझो। जैसे यहाँ पर क्या है, ये ए है और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये यहाँ पर इस पर 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, एक है ना, एक और यहाँ लगा हुआ है 2 और एक यहाँ लगा हुआ है 3, है ना। एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है 3 और यहाँ से ये कनेक्ट है, ये इस प्रकार से देखो, ये जो है इससे कनेक्टेड है, हम यहीं से मान लेते हैं, है ना। ये यहाँ से कनेक्टेड है और ये पॉइंट है हमारे पास क्या, बी। तो इसको अगर हमें डिकोड करना हो और एक जो है क्या लगा हुआ है, एक रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है, ये है ना। तो अगर हमें इसको डिकोड करना हो, अगर हमें इस चीज को डिकोड करना हो तो कैसे डिकोड करेंगे, हम करके देखेंगे तो ही ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। अगर हमको इसको डिकोड करना हो तो कैसे डिकोड करेंगे। मान लो इसको हमें डिकोड करना हो, कैसे डिकोड करेंगे। मान लो ये कनेक्टेड है, इसे भी ये यहाँ कनेक्टेड है इस प्रकार से, तो हम इसको कैसे डिकोड करेंगे। देखो नंबर दे दें हम, ये है हमारे पास R1 R2 है ना, R3 R4, ये है R5। देखो इसको हम ऐसे समझेंगे, दिस विल इक्वल टू लाइक दिस, है ना, दिस विल इक्वल टू लाइक दिस। इसको हम इस तरीके से समझेंगे। तो देखो कहाँ कौन सा लगा हुआ है, R1। देखो ये जो है हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास यहाँ पर R1 और ये क्या हो गया R2, है ना। और यहाँ पर एक लगा हुआ है, ये है R3 और यहाँ पर एक जो लगा हुआ है ये है R4 और यहाँ पर जो लगा हुआ है ये है R5। देख लो, तो इस चीज को हम यहाँ इस प्रकार से डिकोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख लो, ये जो है हमारे पास पॉइंट है, ये A है, ये वाला पॉइंट है A और यहाँ पर जो पॉइंट है B है, ठीक। अगर इस प्रकार से हमारे सामने कोई फिगर आ जाए तो हम उसको इसके जैसा ट्रीट करेंगे, है ना। और इस चीज को देखो, इस चीज को सॉल्व करना आप सीख गए हो, है ना। तो इस प्रकार से हमारे सामने फिगर आ जाते हैं, हम क्वेश्चन भी करके देखेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। अभी हमने नॉर्मली आपके साथ सामने प्रैक्टिस किया, क्वेश्चन करके भी हम लोग सवाल करेंगे, क्वेश्चन करके भी हम देखेंगे, राइट। बच्चों इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी क्लास 10th में कुछ चीज़ें और थी, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज जो है हम उसे भी निपटा देते हैं और फिर जो है हम आज के बाद जो कुछ भी पढ़ेंगे वो अब 10th से ऊपर होगा। यहाँ भी कुछ चीज़ें 12th की हैं, लेकिन ये मोटी मोटी बातें क्लास 10th की NCERT में गिवन थी। ये जो फिगर बनाया इसे भी आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखो एक ये भी टॉपिक था इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, है ना। तो एक ये टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी
एंड पावर, एंड पावर। तो ये बात आप वहाँ ये भी पढ़ चुके हैं। तो ये छोटे मोटे फार्मूले हैं जिनको भी हमें याद रखना है। जैसे मान लो पॉइंट फर्स्ट है ना, ये पॉइंट, मान लो कि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसा हमने बनाया है, ये इस प्रकार से मान लो ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट हमने बनाया। चलो सर्किट डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं। मान लो ये इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाया है, यहाँ पर लगी हुई बैटरी प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस और प्लस माइनस है ना। तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट इस प्रकार से बनाया है। ये हमारे पास जो है यहाँ कोई रेजिस्टेंस है R और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है V एट द एंड, और ये हमारे पास बैटरी है। ये हमारे पास बैटरी है और करंट फ्लो हो रही है I, है ना। तो देखो बहुत मोटी मोटी बात ये समझो, ये 10th में था बच्चों। तो देखो यहां से अगर Q चार्ज फ्लो हो रहा है ना, यहां से करंट फ्लो हो रही है, तो अगर करंट का डायरेक्शन ये है, तो अगर Q चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसके लिए वर्क कितना करना पड़ेगा, है ना। तो देखो ये फार्मूला भी था कि V इज इक्वल टू, है ना, V इज इक्वल टू वर्क डन, यही क्या है, वर्क डन अपान Q, है ना। वहां पर Q नॉट था, तो हम यहाँ पर O अपान Q, ये फ्लोइंग चार्ज है ना। देखो ये क्या है, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, आप जानते हो। W क्या है, वर्क डन है, वर्क डन है, और Q क्या है, फ्लोइंग चार्ज है, फ्लोइंग चार्ज है। वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। देख लो ये बैटरी लगी हुई है हमारे पास, तो ये है हमारे पास क्या लगी हुई, बैटरी, है ना, ये बैटरी है। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, करंट ये फ्लो करेगा, तो यहां से जो वर्क डन होगा, है ना, वर्क डन बाय बैटरी। तो देखो सिंपल सी बात है कि हम यहां से W मिल जाएगा हमको, तो दिस W इज इक्वल टू व्हाट, दिस W इज इक्वल टू V इंटू Q। हमें क्या पता है, Q इज इक्वल टू I इंटू T, है ना, हमें ये बात पता है। इसका मतलब W इज इक्वल टू R, है ना, I इंटू T, B इंटू IT, V इंटू IT, है ना। तो इस रेजिस्टेंस से कितनी हीट निकलेगी वो भी इसी के बराबर होती है। मींस यहाँ पर H इज इक्वल टू क्या है, W है, यानी हीट रिलीज्ड बाय रजिस्टर इज इक्वल टू वर्क डन। मींस यहाँ पर हीट रिलीज्ड बाय रजिस्टर, हीट रिलीज्ड बाय रजिस्टर इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन बाय बैटरी, है ना। तो ये ऐसा कुछ है। और पावर की जो डिफिनीशन है, पावर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, है ना। तो पावर की जो डिफिनीशन दी गई थी 10th में, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज नोन एज
पावर, है ना। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर H अपान टी इज इक्वल टू W अपान टी, तो ये क्या हो जाएगा वी आई टी अपान टी, तो दिस इक्वल टू वी आई, है ना। यहां से हम सारे रिलेशन बना सकते हैं। दिस इक्वल टू पी, पावर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स देखो यहां से पी क्या मिला, वी आई। अगर हम इसमें ये चीजें यूज कर ले, हालांकि ये सब तंत्र की ही बातें हैं, ये आपको जानना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी ये सारी चीजें हैं, इसलिए यहाँ भी पढ़ाया आपको जा रहा है ना। तो थोड़ा सा ये मोटा मोटा आइडिया अगर आपके पास है तो हम डीप में चीज़ों को समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर v इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, तो देखो यहाँ से अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो p इज इक्वल टू आई स्क्वायर, है ना। v की जगह पर देखो, v की जगह पर ये देखो v है, तो यहाँ पर p इसकी जगह लिखो आई आर मल्टीप्लाइड आई, तो दिस विल इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना। देख लो कहीं से कुछ भी कर सकते हो, समझ सकते हो, लिख सकते हो, है ना। तो जैसे देखो यहाँ पर P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो ये सब एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे अगर हमें क्या निकालना हो, मान लो हमें यहाँ से R निकालना हो, तो R इज इक्वल टू P अपान व्हाट, यहाँ से R निकालो तो R इज इक्वल टू P अपान आई स्क्वायर, है ना। देखो I की वैल्यू क्या रख सकते हो, I इज इक्वल टू V अपान R, है ना। यहाँ से तो ये देखो क्या हो जाएगा, P अपान V स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है। I इज इक्वल टू V स्क्वायर R स्क्वायर, B अपान R स्क्वायर, V अपान R स्क्वायर, है ना। V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान R स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखो इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या मिल गया, यानी R इज इक्वल टू देखो R स्क्वायर P अपान क्या V स्क्वायर, देखो यहां से कैंसिल हो जाएगा, R से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देखो V स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी, V स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी। देखो यहां से भी अगर हम R निकालना चाहें तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन पी। ये छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए ये सारे फार्मूले यूज होते हैं, ये भी यूज होता है, ये भी फार्मूला यूज होता है ना। देखो यूनिट सबकी पता है आपको, ठीक है, यूनिट भी सबकी, हम पावर की यूनिट क्या है देख लो, पावर की यूनिट क्या है, पावर की यूनिट क्या है, देखो पावर जूल बटे सेकंड, पावर की यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है जूल बटे सेकंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं वाट बोलते हैं, जूल बटे सेकंड को ही हम वाट बोलते हैं, है ना। पावर की यूनिट क्या है देख लो, यही पावर है, पर W अपान टी जूल बटे सेकंड, है ना। और भी इसके अनुसार और भी देखो, इससे भी हम लिख सकते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर, ये दिस विल इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर, ये भी पावर की यूनिट है ना। बाकी सबकी यूनिट आप जानते ही हो। तो जैसे ये इसलिए बता दिया गया आपको कि मान लो ये
ये कमर्शियल यूज में भी मान लो 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू देखो कुछ और मोटे मोटे पॉइंट जो 10th में भी थे भाई, जो 10th में भी थे, है ना। तो देखो यहां से मामला क्या है, 1 यूनिट, देखो ये पॉइंट पहले से ही है, 1 यूनिट जो है 1 है ना, 1 किलोवाट पावर है ना, 1 यूनिट। जैसे ये छोटा सा एग्जांपल, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल देखो, ये एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे बल्ब होता है ना, जो घर में बल्ब होता है ना, घर पहले ये बल्ब जलता था, है ना बल्ब, तो बल्ब में जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी यहाँ पर अगर V जो है, जो हमारे घर में जो वोल्टेज होता है 220 वोल्ट का होता है, अगर मान लो ये 60 वाट का बल्ब है ना, तो अब इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही होगी और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये दोनों हम निकाल सकते हैं। देख लो, अब इसमें दो क्वेश्चन मान लो पूछ लिया जाए कि R बताइए और I बताइए, मान लो ऐसा। देखो घर में जो हम बल्ब लाते हैं, हम ये कहते हैं भाई ये 60 वाट का बल्ब है, और वोल्टेज हमारे घरों में लगभग कितना आता है 220 वोल्ट का, तो उसमें रेजिस्टेंस कितना है, और है ना, तो देखो पावर जो है P हमें मिला हुआ है, B हमें मिला हुआ है, तो यहां से R, इसको चाहे एक क्वेश्चन भी कर सकते हो, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं इसको, है ना, मान लो इसको क्वेश्चन ले लेते हैं, तो सिंपल सी बात है, देखो इसका सलूशन, अब ये बहुत छोटी सी बातें फिर भी हम यहाँ कर दे रहे हैं, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, B स्क्वायर बाई T, ये सही है ना, R इज इक्वल टू B स्क्वायर बाई P। यहाँ से ये वाला फार्मूला सही है ना, देखो यहाँ से P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, है ना, यहाँ ये रख दिया, R ऊपर चला गया, R इज इक्वल टू B स्क्वायर बाई P, ठीक है। तो R इज इक्वल टू, यहाँ से एक R से R कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो यहाँ बचेगा कितना 1, तो V स्क्वायर इज इक्वल टू RP, ठीक है। यहाँ से R निकाल सकते हो, R इज इक्वल टू क्या आएगा, B स्क्वायर बाई P, B स्क्वायर बाई P, तो यहाँ से देख लो, अगर R निकल जाएगा फिर I भी निकल जाएगा, तो B स्क्वायर P का मतलब 220 है ना, 220 का स्क्वायर बाई 60, है ना, ये R निकल जाएगा। यहाँ से I अगर कैलकुलेट करना चाहो तो I के लिए क्या है, P अपान, है ना, I स्क्वायर, P, है ना, I भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, जब हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि हमें B पता है, तो I इज इक्वल टू B अपान R, तो यहाँ से हमें ये R मिल जाएगा, देखो इसे सॉल्व करने पर R मिल जाएगा, V हमें ऑलरेडी गिवन है, तो 220 अपान R, ये करके दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हो, राइट। तो जरा सा इसको देखो, और ये 10th से रिलेटेड बातें ही थी, है ना, 10th से रिलेटेड बातें थी और ये हमको आना चाहिए, है ना। तो देखो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, और ये वाला फार्मूला भी देखो यूज कर सकते हो, यहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू कैन से P अपान B, तो ये जो है P दिया गया 60, और जो है यहाँ से 220, है ना, 220 वोल्ट, ये भी डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप, राइट।